हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज के 26th डे की शुरुआत। और अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ रहा है तो वो जानना चाहेगा कि मिरेकल सीरीज आखिर में है क्या। तो मिरेकल सीरीज के अंदर हम हमारी जो क्लास 12th है उस क्लास 12th की फिजिक्स का एंटायर सिलेबस कवर करने वाले हैं इन जस्ट 60 डेज। पिछले 25 दिनों के अंदर हमने पूरी की पूरी सेकेंड बुक खत्म कर दी है, फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया है और आज हमारे सेकंड चैप्टर का लास्ट डे है। आज हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। हमने कैपेसिटर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, है ना। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट सर्किट्स जो होते हैं उनके अंदर कैपेसिटर्स को किस तरीके से कंबाइन किया जाता है और उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हम कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे। मतलब एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर आप डाइलेक्ट्रिक भरते हो तो उससे कैपेसिटर की किन किन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ता है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। एंड देन वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। तो आज का जो वीडियो होगा उसके अंदर आपको कुछ बहुत ही इंट्यूटिव और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में हम ढेर सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज हो सके इस चैप्टर के बारे में। हमारी इस सीरीज का टारगेट क्या है? तो हमारी ये सीरीज कोई एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है। इसमें हम बेसिकली फियर ऑफ फिजिक्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। आपकी फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनके सबके जड़ में अगर आप जाओगे तो आपको फिजिक्स के प्रति जो डर है वो वहां पर बैठा हुआ मिलेगा। और अगर उस डर को एक बार आपने खत्म कर दिया तो फिर आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट का एग्जाम भी फोड़ सकते हो, जेईई मेंस का एग्जाम भी फोड़ सकते हो। तो इस सीरीज को आपको किस एग्जाम के लिए यूज करना है वो आपके ऊपर है। मेरा काम है अगले 60 दिनों के अंदर फिजिक्स के प्रति आपका जो डर है उसको जड़ से खत्म करना और आपको फिजिक्स से प्यार करवाना। तो इंट्रोडक्शन के लिए काफी है। आई होप हमें बढ़ना चाहिए हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, राइट। तो जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में तो हम देखते हैं कि यार कैपेसिटर्स को तो बहुत अलग अलग तरीके से कंबाइन किया जा सकता है, बट बहुत ही बेसिक अगर आप देखोगे तो कैपेसिटर को आप दो डिफरेंट टाइप से कनेक्ट कर सकते हो आपस में। और यहां पर केवल और केवल दिखने के आधार पर नहीं है, मैं बताऊंगा कि किस आधार पर उनको सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिक कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। तो अगर मान लो आपका कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है तो आप उनके कनेक्शन को इन दोनों बेसिक टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो आसानी से। तो पहले इन दोनों कॉम्बिनेशंस को समझते हैं, फिर अपन जाएंगे धीरे धीरे हमारे सर्किट्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है उसमें इन विच चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर। आपने कैपेसिटर को इस तरीके से कनेक्ट किया है कि हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो क्या रहे, सेम रहे। मतलब कैसे कनेक्ट किया है? या आपने पहला कैपेसिटर लिया और जस्ट इसके आगे, जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे नहीं लगे हुए होते वैसे आपने जस्ट इसके आगे एक दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली जब आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे तो जितना चार्ज फ्लो होके पहले वाले कैपेसिटर के पास पहुंचेगा, क्योंकि रास्ता तो सेम ही है, तो उतने ही चार्ज को दूसरे वाले कैपेसिटर तक भी जाना पड़ेगा। यानी कि दोनों के दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज की जो वैल्यू होगी वो 100% सेम होगी। सो इन दिस कॉम्बिनेशन देखो, चार्ज दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर सेम होता है। कैपेसिटेंस दोनों की अलग अलग हो सकती है क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड करती है कि आपने कैपेसिटर को बनाया कैसे, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। एंड ऑब्वियसली पोटेंशियल जो है वो दोनों के ऊपर डिफरेंट होगा और हम देखेंगे कितना होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो ये कॉम्बिनेशन है इसके अंदर पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। मतलब ए और बी के बीच में जो टोटल पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है वो किस तरीके से दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर डिवाइड हो जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं उनके अक्रॉस जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम है। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब हमारा आइडिया ये है
कि यार यहाँ पर हमारे दो कैपेसिटर्स हैं, तो हम क्या करें, इन दोनों कैपेसिटर्स को उठाएं और किसी एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने के दौरान हमारा जो एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन सर्किट है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दो कैपेसिटर्स को उठा के चुपके से एक तीसरे कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया। तो उस कैपेसिटर को अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। जैसे मान लो कि एक वजन नापने की मशीन है, उसके ऊपर आप खड़े हो, आपका वजन जो है वो 60 किलोग्राम है। अब आप क्या करते हो, चुपके से उस वजन नापने वाली मशीन से उतर जाते हो और आपके दोस्त को उस वजन नापने वाली मशीन के ऊपर खड़ा कर देते हो जिसका वजन एग्जैक्टली आपके बराबर है। तो जो मार्कर है, मतलब जो वेइंग मशीन की जो रीडिंग है, उसमें आपको बिल्कुल भी डिफरेंस आता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का वजन क्या है, सेम है। तो हम इन दोनों कैपेसिटर्स को एक तीसरे कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहे हैं जो कि इन दोनों कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करके हमें दे सकता है। दैट्स व्हाई दिस कैपेसिटर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है ना। तो जब हम करेंगे इन दोनों को किसी एक कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो चार्ज होगा वो तो उतना ही होगा जितना दोनों इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के ऊपर था। हमारा जो वोल्टेज होगा वो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच में लगने वाले टोटल वोल्टेज यानी कि V1 प्लस V2 के इक्वल हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो हो जाएगी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एडिशन, यानी कि C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एडिशन, ये डेफिनेटली दोनों ही कैपेसिटर्स की जो वैल्यू है उससे कम होगी। आप रख के देख लो, आप C1 की जगह 2 रखो, C2 की जगह 3 रखो, आप कैलकुलेट करो तो पक्का जो वैल्यू आपको मिलेगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो 2 से भी कम होगी, 3 से भी कम होगी। ठीक है ना। सो ये जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर जब आप दो कैपेसिटर्स को आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करते हो तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो प्रोड्यूस करते हैं वो उन दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस से कम होती है। तो कई बार हमें ऐसा सर्किट बनाना पड़ता है जहां पर हमें बहुत सारे कैपेसिटर्स यूज करने होते हैं फॉर वेरियस रीजंस, बट हमें ओवरऑल कैपेसिटेंस को बढ़ने नहीं देना होता या इनफैक्ट कम करना होता है, तब हम कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे तरीके के कनेक्शन को। तो एक बार में हमने चार्ज सेम रख दिया, अब दूसरे कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली क्या होगा, वोल्टेज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर। आपने कैपेसिटर को इस तरीके से कनेक्ट करा है कि अब की बार दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर वोल्टेज जो है वो सेम है। तो ऐसा केवल और केवल तब पॉसिबल आएगा जब आप दोनों की इंडिविजुअल प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दो। तो देखो, दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, दोनों की नेगेटिव प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, और दोनों की पॉजिटिव प्लेट आपस में सेम टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है और दोनों की नेगेटिव प्लेट आपस में सेम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो ओवरऑल दोनों कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द प्लेट्स वो दोनों का सेम है। देखो, इसका भी V है और इसका भी V है। ऑफ कोर्स आपका चार्ज अलग अलग होगा, पहले वाले पे Q1 और दूसरे वाले पे Q2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से नेट चार्ज Q आ रहा है तो इसके ऊपर Q1 चला जाएगा और इसके ऊपर Q2 चला जाएगा। अब ये Q1 और Q2 कितने होंगे, किस तरीके से डिवाइड होंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एंड इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है। सेम आइडिया यहाँ पर भी है कि हम इन दोनों कैपेसिटर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से, और जब हम ये काम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा चार्ज जो होगा वो तो Q1 प्लस Q2, मतलब दोनों के ऊपर इंडिविजुअल चार्जेस जो थे उनके सम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। वोल्टेज हमारा सेम रहेगा जितना पहले था दोनों के ऊपर इंडिविजुअली, और हमारी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होगी। यानी कि ऑब्वियसली आपकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो उन दोनों ही कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगी। तो कई बार आपको क्या करना होता है, एक ऐसा सर्किट बनाना होता है जहाँ पे आप मल्टीपल कैपेसिटर्स यूज़ करते हो ताकि आपके ओवरऑल सर्किट की कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा हो सके। तब आप इस तरीके का काम करते हो, तब आप उन कैपेसिटर्स को पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हो। सो ये दो बेसिक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं। आपको कोई भी कैपेसिटर बेस्ड सर्किट दिया जाएगा ना, तो आपको सबसे पहले ये ही ढूंढना है कि सर्किट के अंदर कौन कौन से कैपेसिटर्स सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं
उनको एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर देना है, और फिर आपको देखना है कि कौन कौन से कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं, उनको आपको इक्विवेलेंट किसी कैपेसिटर से रिप्लेस कर देना है। तो आपका सर्किट जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे जब हम रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, सर्किट रिडक्शन कैसा होता है, क्योंकि कैपेसिटर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती है उसमें सर्किट रिडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंडिविजुअल सर्किट की जो प्रॉपर्टीज चेंज होती है प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो जितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ध्यान हम उधर की तरफ डाइवर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने बेसिक कॉम्बिनेशन तो सीख लिया, अब हमारा ध्यान हम ले जाएंगे किधर की तरफ, हमारे डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है। तो अब कुछ स्पेशल केसेस है जहां पर हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई देगा कि कैपेसिटर्स जो है वो किस कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड है, और फिर हमें सर्किट को सॉल्व करना होगा। जैसे पहला केस है जिसमें हमें डिफरेंट प्लेट्स दी जाएगी और उनको कनेक्ट करके हमें पूछा जाएगा कि बताओ इनका ओवरऑल जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स लिए है ना, एरिया ऑफ ईच प्लेट आपको दे रखा है कितना A, और गैप बिटवीन प्लेट्स जो है वो कितना है D है। तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो इसमें आइडिया क्या है हमारा, इसमें दो प्लेट्स मिलके क्या बनाती है, एक कैपेसिटर बनाती है, तो सबको पता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितने कैपेसिटर बनेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट प्लेट है ना। अब जो हमारी सेकंड प्लेट है वो एक तो फर्स्ट के साथ कैपेसिटर बना रही है और एक थर्ड के साथ कैपेसिटर बना रही है। तो मैंने नंबर 2 जो है ना उसको 2 बार लिख दिया, ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। ऐसे ही थर्ड प्लेट जो है वो नंबर 2 के साथ एक कैपेसिटर बना सकती है और नंबर 4 के साथ एक कैपेसिटर बना सकती है, एंड देन और नंबर 4, ठीक है, जो कि नंबर 3 के साथ एक कैपेसिटर बना रही है। तो अब हम देखते हैं कि जो कैपेसिटर बने हैं, ठीक है, वो कितने बने हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको रिप्लेस करते हैं, इनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारा टर्मिनल A है और यहां पर हमारा टर्मिनल B है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट प्लेट जो है वो किससे कनेक्टेड है, जो फर्स्ट नंबर की प्लेट है वो किससे कनेक्टेड है, वो A से कनेक्टेड है। बहुत अच्छी बात है ना। इसको जाने दो हवाई जहाज को। चलो गया। अब आते हैं हमारी सेकंड प्लेट के ऊपर। तो सेकंड प्लेट हम देख रहे हैं क्लियरली कौन से वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, B से कनेक्टेड है। तो हमारी जो सेकंड वाली प्लेट है वो कौन से वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, वो B से कनेक्टेड है। तो एक कैपेसिटर तो हमें मिल गया। फिर हम देख रहे हैं कि जो सेकंड और थर्ड से कैपेसिटर बन रहा है उसमें सेकंड प्लेट भी B से कनेक्टेड है और थर्ड प्लेट भी B से कनेक्टेड है। मतलब दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। जबकि कैपेसिटर होने के लिए ज़रूरी था कि दोनों के ऊपर चार्जेस अलग अलग हो, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, और दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो यहाँ पर नंबर 2 और नंबर 3 से कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा क्योंकि नंबर 2 और नंबर 3 आपस में एक ही जगह पर कनेक्टेड है। अब आते हैं अपन 3 और 4 पर। तो देखो नंबर 3 कनेक्टेड है किससे, नंबर 3 कनेक्टेड है B से, और नंबर 4 कनेक्टेड है अगेन, नंबर 4 इज कनेक्टेड अगेन बाय A। तो हम देख रहे हैं कि यार यहाँ पर जो हमें ये 4 प्लेट्स अजीब से तरीके से दी हुई थी, सर्किट की फॉर्म में देखेंगे तो बेसिकली 2 कैपेसिटर बन रहे हैं और हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। वो कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और क्लियरली आपको दिख गया होगा कि दोनों कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आपकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी वो हो जाएगी सिंपली C1 प्लस C2, मतलब ट्वाइस ऑफ A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए, है ना। तो अब आपको मेरे साथ साथ करनी है प्रॉब्लम, इनफैक्ट आपको पॉज करके करना है अगला वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, फिर आंसर चेक करना। तो ये हमारी फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है, इसको 2 बार लिख लिया, ये थर्ड प्लेट है, इसको भी 2 बार लिख लिया, और ये फोर्थ प्लेट है। तो ये हमारा टर्मिनल हो गया A और ये हमारा टर्मिनल हो गया B। तो फर्स्ट प्लेट जो है वो किससे कनेक्टेड है, टर्मिनल A से, एंड सेकंड प्लेट जो है वो किससे कनेक्टेड है, टर्मिनल B से। फिर सेकंड और थर्ड को देखते हैं। तो सेकंड प्लेट जो है वो किससे कनेक्टेड है, B से, और थर्ड प्लेट जो है वो किससे कनेक्टेड है, A से कनेक्टेड है। और फिर आते हैं अपन थर्ड और फोर्थ से। तो थर्ड तो कनेक्टेड है किससे, A से, है ना, थर्ड को 2 बार लिखा था ना मैंने। और फोर्थ किससे कनेक्टेड है, फोर्थ कनेक्टेड है B से।
तो हमारे 3 कैपेसिटर बन गए, तीनों की कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसकी भी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और इसकी भी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है। तो हमारी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो आप देख रहे हो हल्का सा डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर, तो आप रटना मत। मैंने देखे हैं बच्चे वो इस चित्र को याद करके रट लेते हैं आंसर, क्योंकि वो समझते नहीं है कि हाँ यहाँ पर काम क्या हुआ है। तो समझो यार, समझना इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो उसको सम्मानजनक तरीके से छोड़ दो, बट रटो मत किसी चीज़ को, है ना। खैर यहाँ पे तो आपके पास में फ़ायदा है, आपको अगर मान लो समझ में नहीं आया तो आप वापस से बैक जाओ, समझो, एक एक पॉइंट को नोटिस करो कि यार सर क्या कहना चाह रहे हैं। 100% आएगा आपको समझ में, गारंटी है मेरी, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला स्पेशल केस था जिसमें कॉन्सेप्ट तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लग रहे हैं, बट प्रॉब्लम जो है वो थोड़े से इनोवेटिव तरीके से आपके सामने रखी गई है। सेकंड देखो, अब हम एक स्पेशल कैटेगरी के सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये बेसिकली 5 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, और इसको अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है और इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये तीनों सर्किट्स जो है ना वो सेम है, तीनों सर्किट्स जो है वो सेम है, बनाने का तरीका अलग है। कैसे सेम है तो आप क्या करो, नाम रख लो टर्मिनल्स का, जो जंक्शंस बन रहे हैं ना उनका नाम रख लो। तो ए और बी तो ऑलरेडी है, मैं इसका नाम रख देता हूं सी और मैं इसका नाम रख देता हूं डी, है ना। सिमिलरली यहां पे इसका नाम मैं रख देता हूं सी और इसका नाम मैं रख देता हूं डी, और सिमिलरली यहां पर मैं इसका नाम रख देता हूं सी और इसका नाम रख देता हूं मैं डी। तो आप तीनों ही सर्किट में नोट करो कि ए और सी के बीच में कौन कनेक्टेड है, C1। ए और सी के बीच में कौन कनेक्टेड है, C1। ए और सी के बीच में डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, C1। ऐसे ही ए और डी के बीच में डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, C2। यहां पे भी देखो ए और डी के बीच में डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, C2। यहां पे भी देखो ए और डी के बीच में डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, C2, है ना। फिर सी और बी के बीच में कौन कनेक्टेड है, C3। ये देखो ये रहा सी और बी, इन दोनों के बीच में कौन कनेक्टेड है, C3। ये रहा सी और यहां से घूमते हुए बी तक आओगे तो इन दोनों के बीच में कौन कनेक्टेड है, आपका C3 कनेक्टेड है। और डी और बी के बीच में कौन कनेक्टेड है, C4। देखो डी से घूमते 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 बी तक आओगे तो बीच में कौन मिलेगा आपको, C4 मिलेगा। और सी और डी के बीच में कनेक्टेड है आपका C5। देखो सी और डी के बीच में कनेक्टेड है C5, यहां पे भी सी और डी के बीच में कनेक्टेड है C5। तो बनाने का तरीका अलग है, बट तीनों ही सर्किट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो इतने सारे सर्किट हैं और हमें कोई से भी 2 कैपेसिटर जो हैं, इतने सारे कैपेसिटर हैं और हमें कोई से भी 2 कैपेसिटर ना तो सीरीज में नज़र आ रहे हैं ना ही हमें पैरेलल में नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ का तो खेल ही निराला है। हम कैसे देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या C1 और C2 का जो रेशियो है वो C3 और C4 के रेशियो के इक्वल है क्या। अगर ऐसा है तो आप C5 को क्या कर सकते हो, गायब कर सकते हो। और जैसे ही आप C5 को गायब करोगे तो फिर आप देखोगे कि C1 एंड C3 ये आ जाएंगे सीरीज के अंदर, है ना, और C2 और C4 ये भी आ जाएंगे किसके अंदर, सीरीज के अंदर, ठीक है, सीरीज की स्पेलिंग। और फिर जो इनका कॉम्बिनेशन आएगा वो दोनों आ जाएंगे आपस में पैरेलल के अंदर, वो दोनों आ जाएंगे आपस में पैरेलल के अंदर। तो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, पहले तो C1 और C3 आपस में सीरीज में है ना, तो C13 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, C1 C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C3। और जो C24 आएगा वो कितना आ जाएगा, C2 C4 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C4। और आपका जो ओवरऑल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, ये दोनों पैरेलल में 13 एंड 24 ये आपस में पैरेलल में, तो आप इन दोनों को ऐड कर देना, C1 C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C3 एंड C2 C4 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C4। जैसे एक स्पेशल केस लेते हैं अपन, जैसे मान लो एक स्पेशल केस लेते हैं अपन कि मान लो हमारा C1 C2 C3
और C4 ये चारों ही इक्वल हो जाए, इनको किसी C के इक्वल रख दें अपन, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखो C1 की जगह भी C रखा, C3 की जगह भी C रखा, C2 की जगह भी C रखा, C4 की जगह भी C रखा, तो ये हो जाएगा C²/2C यानी कि C डिवाइडेड बाई 2, ये भी हो जाएगा C²/2C यानी कि C डिवाइडेड बाई 2, और ओवरऑल आपका C इक्विवेलेंट जो आएगा वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, C के इक्वल आ जाएगा। ये एक स्पेशल केस है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज का। और अदरवाइज मान लो रेशियो सेम है बट वैल्यूज अलग अलग है, तो फिर आपको मैंने सॉल्व करना सिखाई दिया कि आप C5 को गायब कर सकते हो, और फिर तो बहुत आसान हो जाएगा ना, फिर तो आपके लिए सर्किट जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। सो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, बट क्वेश्चन जो है वो आपके हाथ में है, कहीं जा रहा नहीं है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें क्या होगा, कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। देखो कैपेसिटर को पूरे के तरीके से डाइलेक्ट्रिक से भरने पर क्या होता है वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया। जब एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच के गैप को आप कंप्लीटली एक डाइलेक्ट्रिक से भर देते हो तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है, वो एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाती है। ये हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर देखा था। बट यहाँ पर प्रॉब्लम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया है, यहाँ पर पार्शियली भरा है। जैसे मान लो ये हमारा एक कैपेसिटर है, ये दोनों उसकी प्लेट्स हैं, और हमने पूरे के पूरे गैप को नहीं भरा डाइलेक्ट्रिक से, हमने केवल और केवल टी थिकनेस वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में रखा है, और कहीं भी रख सकते हैं अपन, है ना। तो अब हम इस तरीके की समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसकी खुद की थिकनेस तो टी है ना। इस थिकनेस को हम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो जो बच गई बाकी टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारी, डी थी, तो जो बच गई वो कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस हमारी डी थी। तो ऐसे हमने तीनों के बारे में पता लगा लिया कि इसकी थिकनेस डी होगी, इसकी एक्स होगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी माइनस एक्स हो जाएगी। अब आप यहाँ पर अगर इस कैपेसिटर को थोड़ा सा गहराई से देखो तो आपको इसके अंदर 3 कैपेसिटर्स बनते हुए नजर आएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये तीनों रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह एक के आगे एक रखे हुए हैं, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रखे हुए हैं। और हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है वो हमें पता है, क्योंकि इस कैपेसिटर के लिए भी प्लेट का एरिया ए है, वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, और गैप कितना है, एक्स है। इसके लिए प्लेट का एरिया ए है, मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और गैप कितना है डी। इसके लिए वापस से प्लेट का एरिया ए, वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, और गैप कितना है आपका डी माइनस टी माइनस एक्स। तो सबका एरिया पता है, सबका मीडियम पता है, और सबका गैप पता है हमें, तो फिर इन सबकी कैपेसिटेंस भी पता है। तो हमारे C1 की कैपेसिटेंस हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एक्स, C2 की कैपेसिटेंस हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय टी, क्योंकि उसके अंदर मीडियम भरा हुआ है, और C3 की हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी माइनस एक्स। और ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो 3 कैपेसिटर हैं, तो हम वो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं पाएंगे, तो हम इन्वर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो बेसिकली इस तरीके से होता है कि हमारी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो होती है 1/c प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो उल्टा कर दो, ये हो जाएगा x/a एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा t/a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और ये हो जाएगा d माइनस टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1/a एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा आपका x प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r प्लस d माइनस टी माइनस एक्स। देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमने हमारी तरफ से एज्यूम करी थी क्वांटिटी वो कैंसिल आउट हो गई। चैन की सांस लेंगे वरना वो परेशान करती है हमें, ठीक है ना। तो अब फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, ये 1/c की वैल्यू है, तो उल्टा करेंगे तो c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट, एंड दिस ब्रैकेट कैन बी इजीली रिटन एज d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। तो ये हमारे इस पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर की क्या हो जानी चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जानी चाहिए। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं।
हालांकि प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ना हो तो आप बहुत कम टाइम के अंदर ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर जो है इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बट फॉर्मूला अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो ये हमारा थर्ड स्पेशल केस है जहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का ही लगाया है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम को इनोवेटिव तरीके से हमारे सामने रखा गया। और ये सारे के सारे हथियार जो है ना वो इकट्ठे करते हुए चलो, क्योंकि अभी हम गोलाबारी करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ी सी देर बाद में, तो आपके काम आएंगे सारे के सारे हथियार। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं, साथ के साथ कर लेते हैं। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे तो इसको बड़े अजीब से तरीके से भरा गया है। ऊपर वाला आधा हिस्सा एक डाइलेक्ट्रिक से और नीचे वाले आधे हिस्से को दो हिस्सों में डिवाइड करके दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक से भरा गया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली हमें तीन कैपेसिटर्स आसानी से दिखा रहा है। ठीक है, एक तो बन रहा है ऊपर अकेला और नीचे बन रहे हैं दो कैपेसिटर जो कि आपस में सीरीज के अंदर है। आया सबको समझ में, दिख रहे होंगे। जो ऊपर वाला कैपेसिटर है उसके प्लेट का एरिया हाफ है, तो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी, इसको लिख देते हैं C1, तो ये हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो गया हाफ, तो A/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। गैप जो है वो अभी भी कितना है, D है। देखो इसका प्लेट का एरिया कितना हो गया A/2, बट इसका गैप अभी भी कितना है, D है। और इसके अंदर K इज इक्वल टू 2 डाइलेक्ट्रिक वाला एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया है। तो हमारा फॉर्मूला होता था A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो A का मतलब है एरिया, वो तो हो गया A/2, एप्सिलॉन नॉट आ गया, D है यहाँ पर, और एप्सिलॉन R हमें कितना गिवन है, 2 गिवन है ना। इसी तरीके से इसको देखो, ये वाला जो है इसको देखो, इसमें एरिया भी हाफ हो गया, गैप भी हाफ हो गया और डाइलेक्ट्रिक भी भर दिया आपने। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, एरिया दैट इज A/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस दैट इज D/2 टाइम्स एप्सिलॉन R। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, 4 है, उसको K कप्पा भी लिखा जाता है। ठीक है ना। और तीसरे वाले को देखो, प्लेट का एरिया आधा हो गया, एप्सिलॉन नॉट गैप भी आधा हो गया, और एप्सिलॉन R कितना है आपका, 6 है। तो हमें तीन कैपेसिटर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, C1, C2 एंड C3, और हमने तीनों की कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर ली। अब हम देख रहे हैं कि हमारे C2 और C3 जो हैं वो तो पैरेलल के अंदर, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो हम पहले C23 निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा C2 मल्टीप्लाइड बाय C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3। थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन करने के अंदर मुश्किल आ जाए, बट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं 1/C23, अगर कैलकुलेशन करने में मुश्किल आ रही है 1/C2 प्लस 1/C3, थोड़ा ये ज़्यादा आसान होगा, है ना। तो C2 को हम लिख सकते थे, देखो बाय 2 से बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 4A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, है ना। यहाँ पे भी बाय 2 से बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा D/4A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा D/6A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इनका जो LCM होगा वो होगा आपका देखो D/A एप्सिलॉन नॉट तो आ जाएगा आपका बाहर, है ना, कॉमन आके, और बचेगा 1/4 प्लस 1/6, दोनों का LCM ले लेते हैं अपन 12, है ना। तो 4 टाइम्स 3 करोगे तो यहाँ पे तो बचेगा 3, 6 टाइम्स 2 करोगे तो यहाँ पे बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 5D डिवाइडेड बाय 12A एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1/C23। तो C23 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 12A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। यहां तक तो आ गया सबको समझ में। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो रही है हमारी और हमें एक नए तरीके का सवाल भी करने को मिल रहा है। अब जो C2 और C3 का जो कॉम्बिनेशन आया है, C23 आया है, वो और C1, है ना, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया है ना, यहां पर C23, तो ये और ये वाला कैपेसिटर आपस में पैरेलल है, और फिर आपकी नेट कैपेसिटेंस मिलेगी आपको। तो नेट कैपेसिटेंस C जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सिंपली C23 प्लस C1 के इक्वल। तो C23 कितना है आपका, अभी अभी आपने निकाला था 12A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 5D, है ना, 12A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 5D। और C1 कितना है, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C1 को आप लिख सकते हो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय
डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो हमारी नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी वो हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी टाइम्स 12/5 प्लस 1, और आप इसको लिख सकते हो 17, 12 + 5 करोगे तो 17 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है बच्चों, ये बोनस क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना है और आपका आंसर आपको तैयार मिलेगा। शर्त बस ये है कि कैलकुलेशन के अंदर और कंसेप्ट्स के अंदर गलती मत करना, है ना। गलती करने के चांसेस कहाँ पर होंगे, एक तो जब आप इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकाल रहे होंगे ना, तब गलती करने के चांसेस होंगे। कोई एरिया को हाफ करना भूल जाएगा, कोई दोनों के गैप को हाफ करना भूल जाएगा, है ना। कोई जहाँ पर हाफ नहीं करना होगा वहाँ पर भी हाफ कर देगा, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना भूल जाएगा। तो ऐसी गलतियां अगर आप नहीं करोगे तब तो फिर 100% ऐसे क्वेश्चन आपके जो है वो करेक्ट होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता इन क्वेश्चंस को सही करने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम घुसेड़ते हैं, है ना, उसको कंप्लीटली एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर देते हैं, तो हमने ये तो पता कर लिया कि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाती है, बढ़ जाती है ना। अब हम ये जो डाइलेक्ट्रिक भरने का काम करते हैं ना, ये भी दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, और इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और बच्चे अक्सर इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ भी, ठीक है ना। तो हम अभी देख रहे हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक को हमें भरना है बिटवीन दी प्लेट्स, और कंप्लीटली भरना है, अभी पार्शियली भरने की बात नहीं कर रहे। अब दो अलग अलग तरीके से भर रहे हैं, है ना। तो एक बार तो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि जो बैटरी थी जिससे आपने कैपेसिटर को चार्ज किया था, है ना, आपने कैपेसिटर को चार्ज किया एक बैटरी लगा के, आपने उस बैटरी को रिमूव कर लिया, हटा लिया उस बैटरी को, कैपेसिटर भाई साहब जी चार्ज हो चुके हैं, बैटरी को आपने हटा लिया है, एंड देन यू आर इंसर्टिंग दिस डाइलेक्ट्रिक। तो इसमें क्या होगा, आपने क्योंकि बैटरी को हटा लिया, अब जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आया था, क्योंकि कैपेसिटर अब एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया ना, तो वो चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा। तो इस केस में आपका जो चार्ज है ना कैपेसिटर का, वो सेम रहेगा, है ना, चार्ज सेम रहेगा, बट जो कैपेसिटेंस है वो हमें पता है एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगी। कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगी। अब हमें पता है कि चार्ज जो है वो हमारा सेम रहना चाहिए, तो पहले चार्ज था हमारा सी नॉट टाइम्स वी नॉट, और बाद में चार्ज हो गया, हमारी कैपेसिटेंस हो गई एप्सिलॉन आर टाइम्स सी नॉट, तो हमारा पोटेंशियल हो गया जैसे सपोज करो V। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सी नॉट से सी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो बाद में पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, V नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के इक्वल हो जाएगा। V नॉट था डाइलेक्ट्रिक को डालने से पहले पोटेंशियल, और V है डाइलेक्ट्रिक को बाद में डालने के बाद में पोटेंशियल, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जब आप बैटरी को हटा के डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो आपका जो पोटेंशियल है वो पहले वाले पोटेंशियल के कंपैरिजन में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर हो जाता है। और अब बात करते हैं हम एनर्जी की। तो देखो मैंने आपको एनर्जी के 3 फॉर्मूलाज बताए थे, और मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो यहाँ पर हमारा चार्ज कॉन्स्टेंट है, तो ऑब्वियसली हम एनर्जी का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैसे तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप जानबूझ के कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो अब आपका चार्ज तो सेम है ना, चार्ज तो आपका सेम है, तो आपकी U जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस हो जाएगी आपकी एप्सिलॉन आर टाइम C नॉट, यानी कि आप देख रहे हो कि पहले जो एनर्जी थी उसके डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के इक्वल आपकी नई एनर्जी हो जाएगी। तो एनर्जी ऑल्सो बिकम्स U नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। दिन रात का अंतर होगा बच्चों, केवल और केवल कंडीशन चेंज होने पर। तो अगर आप बैटरी को हटा के डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो चार्ज सेम रहता है, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाती है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है, और एनर्जी भी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाती है, ठीक है ना। बट अगर मान लो बैटरी को कनेक्ट रखे हुए, बैटरी कनेक्टेड है ना, बैटरी को हटाया नहीं है, और फिर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि इस केस में क्योंकि अब बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी पोटेंशियल चेंज नहीं होने देगी, तो इस केस में हमारा पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, कैपेसिटेंस जो है वो ऑफकोर्स एप्सिलॉन आर टाइम C नॉट हो जाएगी। अब हमारा क्योंकि पोटेंशियल सेम रहेगा, तो पहले पोटेंशियल था हमारा
चार्ज डिवाइडेड बाय, तो पहले हमारा चार्ज रहा होगा क्यू नॉट और कैपेसिटेंस रही होगी सी नॉट। अब बाद में हमारा चार्ज हो गया सपोज करो क्यू और कैपेसिटेंस हो गई एप्सिलॉन आर टाइम्स सी नॉट। सी नॉट से सी नॉट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हमारी पेंसिल का चार्ज खत्म हो गया है, तो मैं थोड़ा सा बिना पेंसिल के बता देता हूं। तो सी नॉट से सी नॉट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो नया वाला चार्ज है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स क्यू नॉट हो जाएगा। सो नाउ और चार्ज बिकम्स एप्सिलॉन आर टाइम्स क्यू नॉट, बढ़ जाता है हमारा चार्ज इस केस में, ठीक है ना। एंड अब की बार क्योंकि हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ सी वी स्क्वायर। अब हाफ वी स्क्वायर तो हमारा रहा कांस्टेंट, तो हमारी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। पिछले वाले केस में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी सी के, इस वाले केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। तो अगर हमारी कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गई तो हमारी एनर्जी भी कितनी हो जानी चाहिए, एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जानी चाहिए। सो इन दिस केस चार्ज बिकम्स एप्सिलॉन आर टाइम्स द चार्ज before the insertion of dielectric and energy becomes epsilon r times the energy before the insertion of dielectric। तो दिन रात का अंतर हो जाता है केवल और केवल हमारी सिचुएशन चेंज होने की वजह से, और यही आपको नोट करना है बच्चों। इसके अंदर आपको गलती नहीं करनी, यहां पर गलती कर दोगे ना तो आपको बहुत मलाल होगा कि यार सर के बताने के बावजूद भी हमने ये गलती कर दी। ये गलती मत करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि जब हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तो पोटेंशियल डिवाइड होता है क्योंकि चार्ज तो सेम रहता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज डिवाइड हो जाता है क्योंकि पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो थोड़ा बहुत हम इसके ऊपर ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पहले हमारा चार्ज Q था, ये C1 था, ये V1 था, दूसरे वाले का भी चार्ज Q था, कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल V2 थी, और ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल था इसके बीच में वो कितना था आपका V था, है ना। आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली, चार्ज आपका रहा Q, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपकी हो गई C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और इक्विवेलेंट वोल्टेज आपका हो गया टोटल वोल्टेज V के बराबर, ठीक है ना। अब देखो जो V1 है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है चार्ज, तो पहले वाले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q है डिवाइडेड बाय C1, और चार्ज को लिखा जा सकता है C इक्विवेलेंट टाइम्स B, क्योंकि आपका जो ओवरऑल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है उसके ऊपर भी चार्ज Q है, तो उसके लिए भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो ना, उसकी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय उसका वोल्टेज। तो इसकी कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट, इसका वोल्टेज है V, तो इसका चार्ज हो जाएगा C इक्विवेलेंट टाइम्स V, और ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज सेम है, तो आप लिख सकते हो C इक्विवेलेंट टाइम्स V। और C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको पता है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, C1 से C1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका पहले वाले कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 टाइम्स V। ऐसे ही सिमिलर तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका दूसरे वाले कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो जाएगा C1 टाइम्स V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो आपका जो नेट पोटेंशियल है V वो डिवाइड हो जाता है, कुछ V1 के पास चला जाता है, कुछ V2 के पास में चला जाता है, और V1 और V2 का जो रेशियो है ना वो बेसिकली C2 डिवाइडेड बाय C1 के इक्वल है। मतलब पोटेंशियल जो है वो इनवर्स रेशियो की फॉर्म में है ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसके ऊपर पोटेंशियल कम जाएगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसके ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा जाएगा। इस रेशियो के अंदर पोटेंशियल आपका डिवाइड हो जाना चाहिए। मान लो आपको कहा जाए कि C1 जो है वो 2 है ना, और C3 जो है वो सपोज करो 3 है, और टोटल वोल्टेज जो है वो है आपका सपोज करो 10 वोल्ट। तो बताओ V1 की वैल्यू कितनी होगी। तो अब आपके पास में फॉर्मूला है कि V1 के केस में हमें C2 को ऊपर लेना है ना, C2 को ऊपर लेना है, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस 2 प्लस 3 टाइम्स टोटल वोल्टेज 10, तो 5 से 10 चला जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। और V2 ऑफकोर्स 4 आना चाहिए, फॉर्मूला भी लगा के देख लो, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 टाइम्स 10, तो ये आ जाएगा आपका 4 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 10 वोल्ट में से ज़्यादा वाला हिस्सा किसको मिला, उसको मिला जिसका कैपेसिटेंस कम थी, जिसकी कैपेसिटेंस कम थी, और कम वाला हिस्सा किसको मिला, उसको जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा वोल्टेज डिवाइड हो जाता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ
चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो सेम रहता है, ऑब्वियसली हमारा चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो हमारा नेट चार्ज कितना था, Q था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो गई C1 प्लस C2, और इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना हो गया V। तो पहले वाले के ऊपर जो चार्ज होगा Q1 वो हो जाएगा C1 मल्टीप्लाइड बाई V। C1 V को हम लिख सकते हैं, इस V को हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, है ना, Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। तो हमारा Q1 जो होगा वो आ जाएगा C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 टाइम्स टोटल चार्ज Q। सिमिलरली आपका Q2 आ जाएगा C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 टाइम्स टोटल चार्ज Q। तो आप देख रहे हो कि चार्जेस का जो रेशियो है वो कैपेसिटर्स के रेशियो के फॉर्म में, यानी कि चार्जेस जो है वो कैपेसिटर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज भी ज़्यादा जा रहा है, और जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसके ऊपर चार्ज भी कम जा रहा है। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस, राइट। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा चार्ज जा रहा है, और जिसकी कैपेसिटी कम है उसके ऊपर चार्ज कम जा रहा है। इस तरीके से आपका चार्ज जो है वो डिवाइड हो रहा है। दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो ज़्यादा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल सेम है बट उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा चार्ज अपने ऊपर धारण कर सकता है, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एज द लोअर कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर। तो ये डिवीजन ऑफ चार्ज और डिवीजन ऑफ पोटेंशियल जो है वो आपके बहुत काम आ सकते हैं। जब आप सर्किट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करोगे ना, इनको याद रखना, आप याद करोगे आप सुभाष सर को, कि सुभाष सर ने थैंक गॉड बहुत आसान बना दी हमारे लिए सिचुएशन। हम डायरेक्ट अप्लाई कर पा रहे हैं फंडा, डायरेक्ट ये फॉर्मूलाज जो है वो अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और ये भी बहुत कॉमन है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स टू मेक वन लार्जर ड्रॉप। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। आपको बोला जाएगा कि n स्मॉलर ड्रॉप्स है मेड ऑफ मर्करी या किसी ना किसी मेटल की, राइट, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। और उन सबको मिला के फ्यूज करके आप एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हो। तो स्फेरिकल ड्रॉप्स थी, बड़ी वाली जो ड्रॉप बनी वो भी स्फेरिकल ही होगी। तो जब आप इस तरीके से बनाते हो तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना। तो हमारी प्रॉब्लम कैसे कह रहे हैं कि हमें, कि हमारे पास में n सिमिलर ड्रॉप्स हैं। सिमिलर ड्रॉप्स का मतलब है कि सबकी रेडियस सेम है ना, R0 कर लो इसको, सबकी रेडियस सेम है, सबका चार्ज भी क्या है, सेम है, सबका चार्ज भी सेम है Q0, सबका पोटेंशियल भी सेम है V0, और सबकी कैपेसिटेंस भी सेम है C0। अब उनको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई जा रही है। तो सबसे पहला फंडा तो हमें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हमारे बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R3। और कितनी छोटी ड्रॉप्स थी हमारे पास में, n, और हर छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई स्मॉल R3। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो कैपिटल R जो होगा वो हो जाएगा n की पावर 1/3 टाइम्स R। तो सबसे पहले तो हमने ये पता लगा लिया कि हमारी जो बड़ी ड्रॉप बनेगी ना, उसकी जो रेडियस होगी वो n की पावर 1/3। जैसे मान लो आपको 8 ड्रॉप्स दे रखी है, तो 8 की पावर 1/3 होती है 2। तो 8 ड्रॉप्स को मिलाने पर जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसकी रेडियस ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स, यानी कि जो छोटी छोटी ड्रॉप्स थी उनकी रेडियस की डबल हो जाएगी। 8 ड्रॉप्स को आप मिलाओगे तो, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है आपको क्वेश्चन में, बाय द वे। तो आपकी जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, n की पावर 1/3 टाइम्स R। ऑब्वियसली आपका चार्ज कंजर्व रहता है, तो आपका जो टोटल चार्ज होगा बड़ी वाली ड्रॉप पर वो n टाइम्स चार्ज ऑन ईच ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल की, ठीक है। तो पहले हमारा पोटेंशियल था k टाइम्स Q0 डिवाइडेड बाय स्मॉल r, और बाद में हमारा पोटेंशियल हो गया बड़ी ड्रॉप का k टाइम्स चार्ज Q डिवाइडेड बाय रेडियस हो गई r। अभी हमने देखा था Q को लिखा जा सकता है n टाइम्स Q0, और R को लिखा जा सकता है n की पावर 1/3 टाइम्स स्मॉलर r। तो ये हो जाएगा n की पावर 2/3 टाइम्स k Q0 डिवाइडेड बाय r, दैट इज n की पावर 2/3 टाइम्स V0। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि हमारा जो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल है वो n की पावर 2/3 टाइम्स छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अगेन एक एग्जांपल ले लो, मान लो n की वैल्यू आपको दी जाए 8, तो 8 की पावर 2/3 का मतलब कितना होता है 4। पहले 8 की पावर 1/3 कर लो 2, फिर उसका स्क्वायर कर लो 4।
तो हमारी बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो 4 टाइम्स छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल की इक्वल हो जाना चाहिए। बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो देखो कैपेसिटेंस जो होती है ना, पहले रही होगी आपकी कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर नॉट हर छोटी ड्रॉप की, और बड़ी ड्रॉप की कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपिटल आर। कैपिटल आर को आप लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट टाइम्स एन की पावर 1/3। तो आप देख रहे हो कि आपकी जो कैपेसिटेंस है वो एन की पावर 1/3 टाइम्स सी नॉट के इक्वल है, यानी कि हर छोटी ड्रॉप की जो कैपेसिटेंस थी उसकी एन की पावर 1/3 के टाइम्स इक्वल हो जाएगी आपकी बड़ी ड्रॉप की कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस डायरेक्ट रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो उन दोनों में एन की पावर 1/3 आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले हमारी एनर्जी रही होगी यू नॉट इज इक्वल टू, कोई सा भी फॉर्मूला ले लो, ठीक है ना, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर रही होगी, और बाद में हमारी एनर्जी हो गई थी हाफ सी इज नथिंग बट एन की पावर 1/3 सी नॉट, एंड वी इज नथिंग बट एन की पावर 2/3, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एन की पावर 4/3 टाइम्स वी नॉट स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर टाइम्स एन की पावर 5/3, यानी कि टोटल एनर्जी एन की पावर 5/3 टाइम्स ओरिजिनल एनर्जी के इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ना, डायरेक्ट आप अगर याद रख सकते हो, वैसे तो देखो अप्रोच जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको समझनी है, बट अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रह जाए तो आप चुटकियों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चुटकियों के अंदर। एंड इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉमन है यार, क्वेश्चंस लगभग हर बार पूछे जाते हैं इस तरीके के, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर लास्ट तरीके की प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हमें कहा जाएगा कि दो कंडक्टर्स हैं, दोनों चार्ज कंडक्टर्स हैं, मतलब दोनों के ऊपर चार्ज Q1 है, दोनों की कैपेसिटेंस C1 है और दोनों का वोल्टेज V1 है ना। मतलब एक का चार्ज Q1 C1 V1 और एक के लिए Q2 C2 V2, दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं, चार्ज भी अलग है, कैपेसिटेंस भी अलग है, वोल्टेज भी अलग अलग है। फिर इन दोनों को आप कॉन्टैक्ट में लेके आते हो, थोड़ी देर तक इनको कॉन्टैक्ट में रखते हो, इनके बीच में चार्जेस का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है, हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ फ्लो होने लगता है, और अल्टीमेटली जब आप इनको वापस से सेपरेट कर लेते हो तो आप देखते हो कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका होता है। ये बहुत जल्दी हो जाता है, कैपेसिटेंस तो चेंज होगी नहीं, वो तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी चेंज नहीं होगी तो कैपेसिटेंस, बट चार्ज अलग अलग हो जाएगा। पहले वाले के ऊपर चार्ज Q1 डैश रह जाएगा और दूसरे वाले के ऊपर चार्ज Q2 डैश रह जाएगा। तो ये जो ओवरऑल प्रॉब्लम है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले तो हमसे पूछा जा सकता है कि जो आपका फाइनल सेटल हुआ है वोल्टेज, मतलब दोनों का जो सेम हो गया वोल्टेज है ना, वो कितना होगा, है ना। पहले वाले के वोल्टेज में कमी कितनी होगी, दूसरे वाले के वोल्टेज में, ठीक है, इंक्रीमेंट कितना होगा, और ओवरऑल आपकी एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं ना, इवन आपको डायग्राम से भी महसूस हो गया होगा कि यार कभी तो पढ़ी हुई है हमने। कब पढ़ी हुई है? जब आपने इन इलास्टिक कॉलिजन पढ़ी होगी। इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता था, दो चीजें टकराती थी और टकराने के बाद में सेम वेलोसिटी से मूव करने लगती थी। तो यहाँ पे कॉलिजन नहीं हो रही, बट दो चीजें कांटेक्ट में आ रही है और फिर सेम वोल्टेज पर वो चली जाती है। तो वहां पर वेलोसिटी थी, यहाँ पर वोल्टेज है, वहां पर मासेस थे, यहाँ पर कैपेसिटेंस है। तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी आप कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर है। तो क्या क्या होगा इस प्रोसेस में, सबसे पहले तो हमें पता पड़ गया कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा एंड इट विल कंटिन्यू टिल पोटेंशियल बिकम्स सेम, दोनों के ऊपर सेम ना हो जाए पोटेंशियल। चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहेगा, ओवरऑल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर क्या रहेगा आपका, कंजर्व्ड रहेगा। एंड एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज, जो आपका ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा उस दौरान आपकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। अब कितनी लॉस होगी वो भी अपन देखेंगे। हमने देखा था यार इनइलास्टिक कॉलिजन में भी एनर्जी लॉस होता था, सिमिलरली यहाँ पर भी हमें कोई ना कोई फॉर्मूला मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि जो आफ्टर सेपरेशन, कॉन्टेक्ट में लाने के बाद में जब दोबारा से सेपरेट किया है, तो जो उनका कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। और इसके लिए हमने यूज़ किया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहले वाले के ऊपर चार्ज था C1V1, दूसरे वाले के ऊपर चार्ज था C2V2। बाद में दोनों की कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, क्यों, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो पहले वाले के ऊपर चार्ज रहा C1 टाइम्स V और दूसरे के ऊपर चार्ज रहा C2 टाइम्स V। V को आप कॉमन ले सकते हो तो बचेगा C1 प्लस C2 टाइम्स V। तो यहां से आपको V की वैल्यू मिल जाएगी C1V1
प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आपको हल्की हल्की फील आ रही होगी कि यार हम मोमेंटम कंजर्वेशन जैसा कुछ काम कर रहे हैं। और अगर आपको याद आ गया होगा तो आपको फॉर्मूला भी याद आ गया कि हाँ वहाँ पे फॉर्मूला हुआ करता था M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो यहाँ पे M1 M2 की जगह C1 C2 आ गया और वेलोसिटी की जगह पोटेंशियल आ गया। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हुआ। और देखो आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पहले वाले के पोटेंशियल में कितना डिक्रीमेंट होगा। हम ये मान लेते हैं कि पहले वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरे वाले का कम है, तो जिसका ज़्यादा है उसके अंदर डिक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो वो हो जाएगा V1 माइनस V। भाई पहले पोटेंशियल V1 था, अब घट के V रह गया, और V की वैल्यू अब हमारे पास में है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और जब इसको अपन ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 टाइम्स V1 माइनस V2। सिमिलरली आपसे कोई पूछे कि बताओ इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड बॉडी कितना होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब की बार जो फाइनल पोटेंशियल था उसमें से V2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। भाई V1 ज़्यादा था, V2 कम था, V1 हुआ कम, V2 हुआ ज़्यादा। तो जो V है ना कॉमन पोटेंशियल, वो V1 के कंपैरिजन में कम है, V2 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो हमें जो डिफरेंस लेना है वो हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। तो इस केस में V ज़्यादा है, V2 कम है, तो हमने V की वैल्यू रखी, उसमें से V2 को माइनस कर दिया, ओवरऑल सॉल्व करा तो हमने देखा ये आ जाएगा C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 टाइम्स V1 माइनस V2। और अगेन हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल का रेशियो है वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस के इक्वल है। मतलब जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल कम होगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए हम हायर कैपेसिटेंस डिजायर करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो। क्यों? उसके ऊपर चार्ज की तुम छेड़छाड़ भी करोगे ना, इधर उधर से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज रख भी दोगे तो भी उसके पोटेंशियल के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको क्लियरली यहाँ से दिख जाना चाहिए, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। तो पहले एनर्जी रही होगी पहले वाले कैपेसिटर की हाफ C1V1 स्क्वायर, और दूसरे वाले की रही होगी हाफ C2V2 स्क्वायर, और बाद में उनकी जो ओवरऑल एनर्जी रही होगी वो रही होगी हाफ C1 प्लस C2 टाइम्स कॉमन पोटेंशियल V स्क्वायर, मतलब हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। तो उसको मैंने कंबाइंडली लिख दिया। अब हमारे पास में V की वैल्यू है, और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर V की वैल्यू रखना, एक बहुत बड़ी सारी कैलकुलेशन होगी। चलो यार होमवर्क नहीं देता हूँ, मैं खुद ही कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पर V की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 टाइम्स V का स्क्वायर। तो V का स्क्वायर मतलब C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से बचेगा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस एक C1 C2 से नीचे जो स्क्वायर है ना C1 प्लस C2 का वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय सिंपली C1 प्लस C2, सिंपली C1 प्लस C2, और हाफ जो है वो पहले से रखा हुआ है। अब देखो हाफ तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, और जब ओवरऑल मैं एलसीएम लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, मतलब C1 प्लस C2 से मुझे इन C1V1 स्क्वायर और C2V2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और C2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर। अगेन C1 प्लस C2 को C2V2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ओवरऑल आप ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर एंड माइनस ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये सबका कॉमन एलसीएम आ गया। अब आप देख रहे हो कि C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ से भी C1 C2 कॉमन आ रहा है, इधर से भी C1 C2 कॉमन आ रहा है, और इधर से भी C1 C2 कॉमन आ रहा है। तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट आएगा हाफ C1 C2 आ जाएगा कॉमन,
नीचे रह जाएगा C1 प्लस C2 और अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ V1 V2। तो ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2 टाइम्स V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो आपको तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि हमारा जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो कितना होता है, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 टाइम्स V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनको जस्ट अप्रोच ध्यान रखनी है ना, और फॉर्मूला ध्यान रखना है। भाई मान लो फॉर्मूला भूल जाओ तो अप्रोच हमेशा बचा सकती है, इसलिए अप्रोच तो हमेशा ही ध्यान रखनी है, बट फॉर्मूला भी ध्यान रख लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरीके से हम लॉस ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, एंड इट इज अबाउट व्हेन अ कंडक्टिंग बॉडी और यू कैन से अ शेल like a soap bubble is charged, it experiences a pressure on its surface which tries to expand it। और ऐसा क्यों होता है भाई, आप ये जानना चाहोगे तो इसको ध्यान से समझना कि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हो तो सारा का सारा चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस पर होता है, या कंडक्टिंग शेल में तो मजबूरी है कि आउटर सरफेस पर होगा। तो अगर आप उस आउटर सरफेस का कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा उठा लोगे, जैसे आपने ये टुकड़ा उठा लिया, तो इस टुकड़े के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो आप इस स्फेरिकल सरफेस का कोई भी छोटा सा एलिमेंट ऑफ एरिया उठाओगे ना, वो आपको रिमेनिंग स्फेयर से क्या होता हुआ नजर आएगा, रिपेल होता हुआ नजर आएगा। सोचो हर पॉइंट पर एक पॉइंट ऑफ रिपल्शन फील हो रहा है, और उसी फोर्स ऑफ रिपल्शन को अगर आप फोर्स से एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आप फाइनली फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारी सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्ट कर रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, जो कि इसकी साइज को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जब एक सोप बबल को चार्ज किया जाता है, भले पॉजिटिव चार्ज से करो या फिर नेगेटिव चार्ज से करो, तो बताओ इसकी साइज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो नाउ यू कैन ईजिली आंसर इट कि उसकी साइज जो है वो हल्की सी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक प्रेशर वर्क करेगा जो कि उसकी साइज को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा अनटिल वो वापस से इक्विलिब्रियम की सिचुएशन एक्वायर नहीं करता। अब ये इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा कितना, तो वो तो हम तब पता लगा पाएंगे जब हम जो रिमेनिंग स्फेयर है उसकी वजह से हमारा जो ये एलिमेंट ऑफ एरिया है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स पता लगा सके। और फोर्स हम तब पता लगा पाएंगे जब हम रिमेनिंग स्फेयर की वजह से इस एलिमेंट ऑफ एरिया के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी उसकी वैल्यू पता लगा लें। तो सबसे पहले वही काम करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे होल कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सरफेस पर, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से याद रख रखा है, मैंने बहुत बार मेंशन किया है कि कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है उसकी सरफेस के ऊपर, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को गौर से देखो, आपको बहुत छोटा नजर आ रहा है, बट जब आप इसके बहुत करीब चले जाओगे, भाई जब किसी भी चीज के आप बहुत करीब चले जाते हो तो वो आपको बड़ी नजर आने लगती है। तो जब आप बहुत करीब से इस एलिमेंट को देखोगे तो ये आपको एक सिंगल चार्ज्ड शीट की तरह नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि आपके सामने एक शीट रखी हुई है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान रख लेना। तो अब हमारा जो रिमेनिंग स्फेयर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डेफिनेटली किसके बराबर हो जाएगी, जो कंप्लीट कंडक्टर था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दो। तो हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को माइनस कर दिया, तो हमारे रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। और जैसे ही हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता पड़ गई तो हमें चार्ज तो पता ही है एलिमेंट के ऊपर कितना होता है, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये एलिमेंट इतना छोटा है कि इसका एरिया हम ds कंसीडर कर सकते हैं, तो इसका चार्ज हो जाएगा सिग्मा टाइम्स ds। तो हमारा जो फोर्स होगा इस एलिमेंट के ऊपर वो हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग कंडक्टर। और जब आप इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ds। तो ये हमने निकाला है फोर्स। अब हमें पता है कि हमारा जो प्रेशर होता है इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ds।
और उसको हमने इस एलिमेंट के एरिया ds से डिवाइड कर दिया, ds से ds कैंसिल आउट हो गया और हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर आ गया हाफ सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप चाहो तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि जब भी हम किसी चीज़ को चार्ज करते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में उस रीजन ऑफ स्पेस के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है। उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी हुआ करती थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अब हमने एक दूसरे नज़रिए से देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एंड इट इज ऑफ कोर्स इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, इसका कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, इसका काम भी आपको ध्यान रखना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी फॉर अ गिवन कंडक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। तो अब छोटे मोटे क्वेश्चन आपको इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो अब आपको पता पड़ गया कि अगर आप किसी सोप बबल को चार्ज करोगे, भले ही पॉजिटिव चार्ज करो या फिर नेगेटिवली चार्ज करो, है ना, उसके ऊपर दो तरीके के प्रेशर वर्क करने लगेंगे। पहला प्रेशर एक्सेस प्रेशर, जो कि उस बुलबुले की बनावट के लिए ज़रूरी होता है। इट इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड, जिससे वो बुलबुला बना हुआ है। एंड ये जो एक्सेस प्रेशर होता है वो सरफेस एरिया को सिकोड़ने का काम करता है ना, कंप्रेस करने का काम करता है आपकी सरफेस को। और इसकी वैल्यू होती है 4 टाइम्स T/R। T यहाँ पर क्या है, सरफेस टेंशन, इट इज सरफेस टेंशन, और R यहाँ पर क्या है, रेडियस। तो एक तो प्रेशर इसके ऊपर ये वर्क कर रहा है, और एक प्रेशर कर रहा है इसके ऊपर कौन सा, इलेक्ट्रिक प्रेशर वर्क कर रहा है, ठीक है ना। इट इज ड्यू टू चार्जिंग, इसको चार्ज दिया है इसकी वजह से है, और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका काम होता है हमारे बुलबुले को एक्सपेंड करना। तो एक प्रेशर एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, एक प्रेशर सिकोड़ने की कोशिश कर रहा है, दोनों में लड़ाई होगी, और अल्टीमेटली जब दोनों में ट्रीटी होगी, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम पे आएंगे, तो ये दोनों प्रेशर आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4T/R के इक्वल हो जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी होल रूट ऑफ 8 टाइम्स T टाइम्स एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय R। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बोर्ड के अंदर ये डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। आपको अप्रोच और कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा ध्यान रखना है, फॉर्मूला भले ही आपको याद ना रहे। एक चार्ज्ड सोप बबल के ऊपर कितने तरीके के प्रेशर वर्क करते हैं, और हर प्रेशर का काम क्या होता है, हर प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, और इक्विलिब्रियम में क्यों दोनों प्रेशर्स को आपस में एक दूसरे के इक्वल रखा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप कंफर्टेबली खेल सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि हमने पिछले वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर इतने सारे हथियार इकट्ठे कर लिए हैं कि अब हमारा मन कर रहा है एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ने का। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारे हथियारों को अप्लाई करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं, इसमें आपको कहा गया है 8 इक्वल चार्ज्ड टाइनी ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप इफ द पोटेंशियल ऑन ईच ड्रॉप इज 10 वोल्ट, यानी कि आपको V0 दे दिया गया है, दैट इज 10 वोल्ट। द पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप इज, तो हमें पता है पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप जो होता है वो होता है n⁻2/3 टाइम्स V0। n हमें दे दिया गया है यहाँ पर 8, तो 8⁻2/3 टाइम्स V0 मतलब 10 वोल्ट, और 8⁻1/3 करोगे 2 आएगा, 2⁻2 करोगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स 10 वोल्ट, दैट इज 40 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं नहीं करवाता तो भी आप इस क्वेश्चन को कर देते, सब कुछ सामने है आपके, ठीक है। ये देखो, द एनर्जी एंड कैपेसिटी ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज E and C respectively. Now a dielectric slab is inserted in it, then energy and capacity becomes, और आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि चार्ज ऑन प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने दो अलग अलग कंडीशन बताई थी। मैंने बताया था चार्ज कांस्टेंट रहने के केस में आपकी जो एनर्जी है वो तो कितनी हो जाती है, U0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R, और आपकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाती है, एप्सिलॉन R टाइम्स C0। तो यहाँ पे हमें U0 की जगह E दे रखा है और एप्सिलॉन R की जगह दे रखा है 6, तो हमारी फाइनल एनर्जी हो जाएगी E/6, और ऐसे ही हमारी फाइनल कैपेसिटेंस हो जाएगी 6 टाइम्स C। तो हमारा आंसर आ जाएगा
E/6 एंड 6 टाइम्स C। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में चार्ज की जगह बोल दिया जाता कि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो फिर क्या होता, तो फिर हमारा आंसर आता 6 टाइम्स E 6 टाइम्स C। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वोल्टेज सेम बोला जाता तो फिर हमारा आंसर क्या आता, तो हमारी एनर्जी हो जाती एप्सिलॉन R टाइम्स U नॉट, यानी कि 6 टाइम्स E, और कैपेसिटर तो हमारी वैसे भी एप्सिलॉन R टाइम्स E नॉट होती है, तो 6 टाइम्स C। फिर हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता। तो एक ही सवाल में दोनों चीज करवा दी मैंने, और आपके लिए चुटकियों वाले सवाल हैं। अब ये ध्यान दो, आप इस चीज को महसूस करोगे अब आपके लिए सवाल कैसे हो गए, और ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये देखो, द इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी इज। तो आप पहचानो यार, ये भी 6 माइक्रोफैरेड है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। सर ने बताया था व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है और C1 C2 और C3 C4 का जो रेशियो है वो क्या है, आपस में सेम है। इनफैक्ट सर ने तो एक क्वेश्चन ही करवा दिया था कि आप इसको गायब कर सकते हो और कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली जाती है, और सर ने ये तक बताया था कि अगर C1 C2 C3 और C4 इन चारों की वैल्यू सेम हो तो आपका ओवरऑल जो कैपेसिटेंस आता है वो भी सेम आता है। तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन है बीच में वीडियो में, ठीक है ना, तो यहां पे मैं पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा आपको। ये देखो, a capacitor is charged with a battery and energy stored is U, है ना। After disconnecting battery, another capacitor of same capacity is connected in parallel with it. Then energy stored in each capacitor is। तो देखो, पहले आपका एक अकेला कैपेसिटर है और उसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, बैटरी से आपने कनेक्ट कर रखा है, तो इसके अंदर एनर्जी आ जाती है U और ये हो जाती है हाफ CV²। फिर आप क्या करते हो, ये तो आपका चार्ज्ड कैपेसिटर है ना, और ये आपका अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, और इन दोनों को आप आपस में क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो। अब क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, इसकी भी C है इसकी भी C है, तो मैंने बताया था कि जब आप दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हो तो उनके बीच में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कब तक होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और आपका ओवरऑल पोटेंशियल कितना था, V, और अब आपको दोनों के अंदर इक्वल डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा, V/2, और ये भी धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा, और इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा, V/2 आ जाएगा। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ, कैपेसिटेंस रही C, और वोल्टेज हो गया V/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो V²/4, और हाफ CV² जो है वो U के इक्वल है, मतलब U/4। तो हमें पूछा गया है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, तो हर कैपेसिटर के अंदर जो अब एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, U/4 हो जाएगी। इसकी भी वही हाफ CV²/4 यानी कि U/4 हो जाएगी। तो ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में टोटल एनर्जी पूछा जाता, टोटल एनर्जी पूछते तो क्या होता, तो हमारी टोटल एनर्जी हो जाती U/4 प्लस U/4 दैट इज U/2। ध्यान रखना, अगर टोटल एनर्जी पूछता कॉम्बिनेशन की तो U/2 होती, और अगर हर कैपेसिटर की एनर्जी पूछ रहा है तो U/4 होगी। तो जैसे इस क्वेश्चन में हर कैपेसिटर की पूछी है तो आंसर U/4 है। कोई और क्वेश्चन आपको मिल सकता है जिसमें टोटल एनर्जी पूछा जाए और आपको आंसर U/2 लगाना पड़े, ठीक है ना। तो हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग क्वेश्चंस समेट लिए हैं। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 है ना, चार्ज अप टू वोल्टेज V and then connected to an uncharged capacitor of capacity C2, है ना, ये C2 है। Then final potential difference across each will be, तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज आपका कंजर्व रहता है, तो पहले आपका चार्ज था C1 टाइम्स V, दूसरे के ऊपर तो चार्ज था नहीं क्योंकि वो अनचार्ज था। बाद में फिर दोनों चार्ज हो गए कॉमन पोटेंशियल V पर, तो वो हो जाएगा C1 प्लस C2 टाइम्स V डैश, तो V डैश की वैल्यू आ जाएगी C1V डिवाइडेड बाय C1 प्लस
C2, ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। C1V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैरड। दिस कैन बी डन बाय, तो हमें क्या करना है, देखो चारों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो हमें पता है सीरीज में तो कम हो जाती है कैपेसिटेंस, है ना। 4 4 4 को सीरीज में करोगे तो 4/3 हो जाएगी। चारों को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो ज़्यादा हो जाएगी, 4 + 4 + 4 कितनी हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी। तो हमें कुछ को सीरीज में और कुछ को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम 2 को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, है ना, और 1 को इसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। इन दोनों का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। फॉर्मूला लगा सकते हो आप, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और फिर इन दोनों का जो टोटल निकालोगे, अब की बार दोनों पैरेलल में है तो ये ओवरऑल कितना बन जाएगा आपका, 6 माइक्रोफैरड का बन जाएगा। तो आप अचीव कर सकते हो कब, व्हेन यू विल कनेक्ट 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। आप ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लो, आप 2 को पैरेलल में कनेक्ट करो, है ना, और फिर जो इनका रिजल्टेंट है उसको सीरीज में कनेक्ट करो। तो ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, तो इन दोनों का जो ओवरऑल होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4, और 8 और 4 का जो ओवरऑल आएगा वो आ जाएगा आपका 8 × 4 डिवाइडेड बाई 8 + 4 दैट इज 12। ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 विच इज नॉट इक्वल टू 6। तो अगर हमें 6 माइक्रोफैरड प्रोड्यूस करनी है तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। हमें 2 को सीरीज में और फिर उनका जो इक्विवेलेंट होगा उसके पैरेलल में तीसरे को कनेक्ट करना होगा। वेरी इनोवेटिव क्वेश्चन बट वेरी इजी, आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, ठीक है ना। अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1 दे रखा है, C2 दे रखा है, C3 दे रखा है, C4 दे रखा है, आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन कैपेसिटर C2 एंड C4 इज। तो देखो कौन कौन से सीरीज में और फिर कौन सा उसके पैरेलल में वो पता करो सबसे पहले तो, ठीक है ना। इसको जाने दो एरोप्लेन को। हाँ, तो देखो यहां से C1, यहां से C2 और यहां से C3 कोई ब्रेक नहीं है, एक ही ब्रांच के अंदर है, मतलब ये तीनों सीरीज के अंदर होंगे। तो तीनों सीरीज के अंदर होंगे तो इन तीनों का इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा इसको हम लिखेंगे C ऑफ 1 2 3। वो कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/C ऑफ 1 2 3 इज इक्वल टू 1/C1 दैट इज C, 1/C2 दैट इज 2C, 1/C3 दैट इज 3C। तो एलसीएम आ जाएगा इनका कितना, 6C। तो इधर तो बचेगा 6, इधर बचेगा 3 और इधर बचेगा 2। 6 + 3 9 + 2 करोगे तो 11 डिवाइडेड बाय 6C। तो C1 2 3 की वैल्यू आ जाएगी 6C डिवाइडेड बाय 11, है ना। और C4 हमें कितना दे रखा है, 4 टाइम्स C दे रखा है। तो अब हमारा जो चार्ज है, ठीक है, वो डिवाइड होगा, ठीक है। यहां से चार्ज Q1 है तो इधर की तरफ जाएगा Q1 और इधर की तरफ जाएगा Q2, है ना। तो हम देखते हैं कि चार्जेस का जो रेशियो होगा वो किस फॉर्म में होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब चार्ज डिवाइड होता है, ठीक है, तो Q1 डिवाइडेड बाय Q2 जो होगा वो कैपेसिटर्स की रेशियो में होता है। तो Q1 किसकी तरफ जा रहा है, C4 की तरफ जा रहा है। तो C4 की कैपेसिटेंस कितनी है, 4C, है ना। और Q2 जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, C2 की तरफ जा रहा है, मतलब ओवरऑल C1 2 3 की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो उसकी ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी है, 6C डिवाइडेड बाय 11। तो डिवाइडेड बाय 11 चला जाएगा ऊपर, C से C कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 4 2 से और 3 से कैंसिल आउट हो गया, 11 × 2 करोगे तो 22 डिवाइडेड बाय 3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। द रेशियो, अच्छा हमें उल्टा पूछा गया है ना। तो हमें पूछा गया है रेशियो ऑफ C2 के ऊपर चार्ज एंड C4 के ऊपर चार्ज। तो उल्टा आंसर देना है हमें, ठीक है ना। तो हमें Q2 डिवाइडेड बाय Q1 पूछा गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 22। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर डिवीजन ऑफ चार्ज हमारे काम आ गया, वरना हमें और लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ टू कंडेंसर्स, वन ऑफ कैपेसिटी C एंड अदर ऑफ कैपेसिटी C/2 आर कनेक्टेड V वोल्ट ऑफ बैटरी, द वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर्स इज। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, देखना है कि दोनों के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है। तो इसके अंदर एनर्जी हो जाएगी हाफ C, वोल्टेज है V², और इसके अंदर एनर्जी हो जाएगी हाफ, कैपेसिटेंस है C/2 और वोल्टेज है V²। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारी U1 प्लस U2, तो हाफ CV² को हाफ 1/4, तो ये हो जाएगी आपकी 3/4 टाइम्स CV², 3/4 टाइम्स CV²। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसी को आंसर लगा के आएंगे। ठीक है ना, देखो इसको ऐड कर लो एक बार, हाफ CV² एंड हाफ ऑफ हाफ CV², तो हाफ CV² आ जाएगा कॉमन, मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1/2 दैट इज 3/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4 CV²। ठीक है, सही करें हमने। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, इसी को टोटल एनर्जी मान लेंगे, इसी को लगा के आ जाएंगे आंसर में, जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडक्टर। तो हमें पूछा गया है कि बैटरी के द्वारा जो टोटल एनर्जी सप्लाई करी गई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि बैटरी जितनी एनर्जी सप्लाई करता है, बैटरी जो है वो जितनी एनर्जी सप्लाई करता है उसकी आधी एनर्जी जाके स्टोर होती है और आधी हीट की फॉर्म में चली जाती है। तो वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन जो होता है वो होता है डबल ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से बताया था मैंने पिछले वीडियो के अंदर। तो डबल ऑफ एनर्जी स्टोर्ड कितनी है हमारी, 3/4 CV²। तो हमारा आंसर कितना आ जाना चाहिए, 3/2 CV² आ जाना चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, घुमाने की कोशिश करी गई है, बट बहुत आसान है, घूमना मत क्वेश्चन बनाने वाले के साथ साथ। ठीक है ना, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C1 इज चार्ज्ड बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा जो पहला केस है, उस पहले केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर हमारे N1 कैपेसिटर्स है और हर कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है C1, और उनको कनेक्ट किया गया है किसके अंदर, उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने पर हमारी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो कितनी हो जाती है, 1/C1 प्लस 1/C1 अप टू ऐसे n टाइम्स आपको ये मिलेगा। अब n टाइम्स मिलेगा, इसका मतलब हो जाएगा n/C1, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी C1 डिवाइडेड बाय n। वैसे आपको डायरेक्ट भी ध्यान रख लेना चाहिए कि अगर n सिमिलर कैपेसिटर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो C/n हो जाती है, मतलब जो भी हर इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी डिवाइडेड बाय n हो जाएगी। ठीक है, तो केस 1 में हमारी जो एनर्जी होगी, ठीक है, तो क्योंकि बाद में जो पूरा का पूरा खेल है वो एनर्जी स्टोर्ड की टर्म्स में है, तो U1 जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ, कैपेसिटेंस है हमारी इक्विवेलेंट C1 डिवाइडेड बाय n, और वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 से ये 16 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 8C1 डिवाइडेड बाय n। ये हमारा केस 1 है। केस 2 देखते हैं। केस 2 के अंदर क्या किया गया है, अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C2 इज चार्ज्ड बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो अब की बार पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C2 प्लस ऐसे करते 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 N2 टाइम्स अपनों को ऐड करना है, यानी कि ये हो जाएगा N2 टाइम्स C2। ये हमारे C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, कैपेसिटेंस हो गई हमारी N2 मल्टीप्लाइड बाय C2, और अब की बार वोल्टेज कितना है, सिंपली V वोल्ट। ठीक है, पहले 4V था, तो 4V था तो 4 का स्क्वायर तो अपने 16 कर दिया था, V का स्क्वायर V² हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर V² और आ गया, तो यहाँ पर केवल और केवल 1V है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, V का स्क्वायर हो जाएगा हमारा V², तो ये हमारी U2 हो जाएगी। अब हमें कहा गया है कि इन दोनों केसेस में जो एनर्जी आपको मिल रही है वो सेम है।
राइट, इट हैज द सेम एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन हैड। तो यार जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा कर दो। हमें कहा गया है कि U1 और U2 आपस में क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब 8C1 अपॉन N1, ठीक है, ये N1 टाइम्स है, अपॉन N1 टाइम्स V स्क्वायर। इसको किसके इक्वल करना है हमें, इसको इक्वल करना है हमें हाफ N2 टाइम्स C2 टाइम्स V स्क्वायर। तो देखो V स्क्वायर से तो V स्क्वायर कट गया, है ना। हमें वैल्यू ऑफ C2 फाइंड आउट करनी थी, तो C2 की वैल्यू आ रही है, 2 को उधर भेजेंगे तो 16 टाइम्स C1, ठीक है, 16 टाइम्स C1 डिवाइडेड बाय N1 टाइम्स N2। ये हमारी वैल्यू निकल के आ रही है C2 की इन टर्म्स ऑफ C1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है। घुमाने की कोशिश करी गई है, जो डरते हैं ना फिजिक्स से वो घूम जाएंगे, और तुम्हारा जिनका डर खत्म हो रहा है वो बहुत मजे से ऐसे क्वेश्चंस को करके आएंगे किसी भी एग्जाम के अंदर, भले ही वो आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ रेडाई 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेस this and this much charge if these are connected by a conducting wire। तो कनेक्शन ऑफ कंडक्टर से इसका रिलेशन हो रहा है, फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फेयर इज। तो देखो अगर दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है ना, तो उनका फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाता है। और अगर हम फाइनल पोटेंशियल निकाल लें और अगर हम कैपेसिटेंस निकाल लें दोनों कंडक्टर्स की, तो फिर अपन आसानी से दोनों कंडक्टर्स के ऊपर चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो कहानी तो हमें समझ में आ गई। अब जो जो मिसिंग पीसेज हैं वो अपन बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले वाले कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालते हैं, वो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R1। तो पहले वाले की रेडियस है 1 इंटू 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और C2 हो जाएगी हमारी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R2, मतलब 3 इंटू 10⁻² मीटर, है ना। पहले वाले के ऊपर जो वोल्टेज होगा V1 वो हो जाएगा K टाइम्स Q। तो हमें चार्ज कितना दे रखा है, -1 इंटू 10⁻² कूलाम डिवाइडेड बाय रेडियस, तो ये हो जाएगी 1 इंटू 10⁻²। तो पहले वाले का जो वोल्टेज है -2 से -2 चला गया, -K आ जाएगा। और दूसरे वाले का वोल्टेज हो जाएगा K टाइम्स 5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय R हमें कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 इंटू 10⁻²। तो आ जाएगा 5K डिवाइडेड बाय 3। इसको अपन -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, और इसको 5/3 टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। जैसे हमें कैलकुलेशन के अंदर मदद मिलेगी वैसा हम इसका, ठीक है, कन्वर्जन कर लेंगे। अब हमारा जो फाइनल पोटेंशियल होता है, फाइनली जिस पोटेंशियल पर ये सेटल हो जाता है, वो होता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब यहाँ पे हमें C1 को V1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि C1 V1 का मतलब होता है चार्ज। तो यहाँ पे ऑल्दो हमने C1 और V1 C2 V2 निकाल रहे हैं, बट असली में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। C1 V1 का मतलब होता है पहले वाले के ऊपर चार्ज, ठीक है। C1 V1 का मतलब होता है पहले वाले के ऊपर चार्ज, दैट इज Q1। C2 V2 का मतलब होता है दूसरे वाले के ऊपर चार्ज, दैट इज Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और Q1 हमारे पास में है -1 इंटू 10⁻², Q2 हमारे पास में है +5 इंटू 10⁻², और C1 C2 भी हमारे पास में है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ जाएगा बाहर, और अंदर रह जाएगा 1 इंटू 10⁻² प्लस 3 इंटू 10⁻²। अभी जो 10⁻² है ना, ये तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा -1 एंड +5, यानी कि +4। नीचे बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है, टाइम्स 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका फाइनली जो फाइनल वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतने वोल्टेज आपका फाइनल वोल्टेज आएगा। तो आपका जो फाइनल चार्ज होगा, यानी कि Q1 डैश होगा, वो हो जाएगा C1 मल्टीप्लाइड बाय C1 कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू 10⁻², और V अभी अभी आपने निकाला है कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली आपका चार्ज आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻²। तो सोचो पहले हमारा चार्ज -1 इंटू 10⁻⁻² था, तो मैंने बताया था कि हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ चार्ज फ्लो होने लगता है। तो जो 5 इंटू 10⁻² कूलाम वाली बॉडी है उससे -1 इंटू 10⁻² कूलाम वाली बॉडी की तरफ चार्ज फ्लो होगा, और फाइनली जिसका चार्ज नेगेटिव था वो +1 इंटू 10⁻² कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो वही कोशिश करी गई है। कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड एज शोन इन फिगर व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी इज डिसिपेटेड। तो सबसे पहले तो स्टोर्ड एनर्जी निकाल लो। तो स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी किसी कैपेसिटर के अंदर, फॉर्मूला हमें पता है, हाफ C कितना है 2 माइक्रोफैरड यानी कि 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज, वोल्टेज V है तो इंटू V²। तो ये हमारी स्टोर्ड एनर्जी है। और जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे, आप इसको जब इससे कनेक्ट कर दोगे तो फिर बेसिकली आप दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, जैसा कि हमने ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है। तो हमारी जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है वो ऑलरेडी हमारे पास में एक फॉर्मूला है उसका, कितना होता है, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हाफ C1 मतलब 2 माइक्रोफैरड, C2 मतलब 8 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 यानी कि 2 प्लस 8 दैट इज 10 माइक्रोफैरड, और V1 तो V है, और जो 8 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर है वो पहले डिस्चार्ज था, अनचार्ज था, तो उसके ऊपर वोल्टेज 0 होगा, तो V माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 8 माइक्रोफैरड ठीक है डिवाइडेड बाय 10 माइक्रोफैरड, तो अल्टीमेटली ये बचेगा आपका, ठीक है 1 माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड भी चला गया, और 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 5 बचेगा, 4 डिवाइडेड बाय 5 माइक्रोफैरड यानी कि 10⁻⁻6 इंटू V²। इतना आपका लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा गया परसेंटेज के अंदर बताओ, तो परसेंटेज के अंदर निकाल देंगे। परसेंटेज के अंदर कैसे निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज 4/5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V², स्टोर्ड एनर्जी दैट इज 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V² मल्टीप्लाइड बाय 100। V² से V² चला गया, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 चला गया, ये 2 से 2 भी चला जाएगा, 5 से ये 100 चला जाएगा 20 टाइम्स, और 20 इंटू 4 करोगे तो 80% आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से चेक कर लेने एक बार, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप मिरेकल सीरीज के थ्रू एक फ्लो में पढ़ रहे हो तो, और फ्लो ऑलरेडी हमारे पास में है कि कैसे दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने पर एनर्जी लॉस होता है, ठीक है ना। तो मतलब ब्रेक कर दो यार इस क्वेश्चन को, तोड़ दो, और तोड़ के छोटे छोटे पीसेस जो है वो आपको पता होने चाहिए, और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम्स 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T is equals to D/2 is inserted between the plates. The dielectric constant of slab is. तो हमें एप्सिलॉन R पूछा गया है कितना होगा। हमें पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर जो पोटेंशियल होता है C डैश बोल देते हैं अपन उसको, वो हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। और जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस होती है जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता वो होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। तो हमें इन दोनों का रेशियो दे रखा है, हमें क्या रखा है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम्स 4/3। तो हमें दे रखा है C डैश डिवाइडेड बाय C इज नथिंग बट 4 डिवाइडेड बाय 3, और हमारे हिसाब से C डैश का मतलब क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, और C का मतलब हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, D चला जाएगा ऊपर, और ये D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R आ जाएगा नीचे। T हमें कितना दे रखा है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स D माइनस 4 टाइम्स T प्लस 4 टाइम्स T अपॉन एप्सिलॉन R
इज इक्वल टू 3 टाइम्स डी, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। टी हमें दे रखा है कितना, डी डिवाइडेड बाय 2, रख दो वैल्यू उसकी, तो हो जाएगा 4d माइनस 4 टाइम्स डी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स डी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3d। तो ये 2 से 4 गया 2 बार, 2 से 4 गया 2 बार, तो 4d माइनस 2d करेंगे तो कितना बचेगा, 2d। इधर बच जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ d अपॉन एप्सिलॉन r, और इधर बच जाएगा 3d। 2d को जब अपन उधर भेजेंगे तो ट्वाइस ऑफ d अपॉन एप्सिलॉन r बच जाएगा आपका सिंपल d, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा और एप्सिलॉन r की वैल्यू आ जाएगी आपकी सिंपली 2। तो इतने डाइलेक्ट्रिक वाला स्लैब जिसकी थिकनेस d/2 है, वो अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखोगे तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ के 4/3 टाइम्स हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, जब केवल और केवल वैक्यूम था। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमने इस डिस्कशन को ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है हमारी थ्योरी के अंदर। तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस करने के बाद में आपको ये तो एहसास हो जाना चाहिए कि मिरेकल सीरीज क्यों आपके लिए आपका जो फिजिक्स का डर है वो खत्म करने के लिए सबसे परफेक्ट फ्लो प्रोवाइड करवाती है। फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। मैं मिलता हूं आपसे मिरेकल सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।